वेलकम टू दिस सिस्टम। आइए हम लोग 71 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री और उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बिहार स्पेशल। ठीक है, उसके बाद साइंस और करंट अफेयर का पैरेलल लेक्चर चल रहा है। ठीक है, आज साइंस का लेक्चर नंबर 6 है और करंट अफेयर में क्या क्या कंप्लीट हो गया है, बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे और नेशनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा इंटरनेशनल का। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से इकोनॉमिक का, फिर धीरे धीरे इन्वायरमेंट का, साइंस एंड टेक, और धीरे धीरे इसी टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 6 जो है ये साइंस का है। लेक्चर नंबर 6 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि भैया कौन कौन सा ऑर्गन क्या क्या एक्सक्रेट करता है। तो ऑर्गन जो है वो स्किन, वाटर, सॉल्ट और मिनरल ये सब निकालता है बॉडी से। ठीक है, लंग्स गैसियस वेस्ट इसको निकालता है। लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड को निकालता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। लीवर और किडनी नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसको निकालता है। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखो तो बेटर है। टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन की क्या कहानी है, एक है अमाइनोटेलिज्म। अमाइनो, देखो नाम से, पहला वाला नाम से सब क्लियर होगा। ठीक है, अमाइनोटेलिज्म मतलब कि एक्सक्रेशन कैसा होगा, जो वेस्ट है वो किस रूप में निकलेगा, तो अमोनिया के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक्सक्रेट इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया, तो अमोनिया के फॉर्म में निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए एम्फीबियन और फिश। ठीक है, एक है यूरियोटेलिज्म, तो यूरियो से नाम है, किस फॉर्म में निकलेगा, यूरिया से निकलेगा, मतलब यूरिया के फॉर्म में वेस्ट निकलेगा बाहर। सिंपल सिंपल सी चीज़ों को समझ रहे हैं। यूरियोटेलिज्म, यूरियो मतलब यूरिया, जैसे फ्रॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, हम लोग यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं वेस्ट को। उसके बाद यूरिकोटेलिज्म। अब यूरिकोटेलिज्म मतलब यूरिको, ठीक है, URICO, यूरिको। तो यूरिको का मतलब क्या हो गया, यूरिक से यहाँ यूरिक हो गया, और एसिड, तो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालता है, जैसे इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक, लिजार्ड, तो ये सब यूरिक एसिड के फॉर्म में अपने वेस्ट को जो है वो निकालता है बाहर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 3 है अमाइनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। अब देखो ये है किडनी की कहानी, और ये सब जो है वो नेफ्रॉन सेल से बना होता है किडनी, बस ये याद रखना। सीधा सीधा सवाल आएगा कौन सा सेल से, तो नेफ्रॉन सेल से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये है किडनी नंबर 1, यह है किडनी नंबर 2। इसका जो अंदर वाला पार्ट है उसको कहते हैं मेडुला, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये जो है उसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये सारा कहानी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद है क्या, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है भैया फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम यूरिया एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये काम किसका है, किडनी का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यूरिन जो है उसका येलो कलर क्यों होता है भैया, ये सब सवाल आता है बीपीएससी में और स्टेट पीसीएस में कि यूरिन का येलो कलर क्यों होता है, तो यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, और फॉर्मेशन कैसे होता है यूरोक्रोम का, तो आरबीसी को डिस्ट्रॉय होने से होता है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आसान भाषा में समझ रहे हैं। यूरोक्रोम की वजह से येलो कलर होता है, ठीक है, यूरिन का, और आरबीसी को डिस्ट्रॉय होने से बनता है यूरोक्रोम। ठीक है, और यूरिन में होता है विटामिन सी, मुसीबत में आ जाएगा तो याद रखना विटामिन सी किस में होता है, यूरिन में होता है। इसका स्मेल, जो यूरिन स्मेल करता है किस वजह से करता है, क्या रीज़न है भैया, क्या कारण है, तो क्रिएटिन उसका कारण है जिसकी वजह से वो स्मेल करता है यूरिन। ठीक है, ये बस बहुत बड़ा कहानी नहीं था इसका।
एक्सक्रेटरी सिस्टम का इतना ही था। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, शुरुआत करेंगे रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्वायर्ड एनर्जी बाय द गैसियस एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीडेशन, इसमें कौन सा प्रोसेस लगता है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस लगता है। आगे चलते हैं, मेन कहानी यहाँ है ब्रीथ से। याद रखना, चीज़ें तो देखने में नॉर्मल लगती है लेकिन कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्रीदिंग की क्या कहानी है। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले इनहेल करते हैं, सांस को पहले लेते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं, सांस को उसके बाद छोड़ते हैं, उसके बाद पॉज करते हैं। यानी कि इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, फिर पॉज करते हैं। पॉज लास्ट में करते हैं नॉर्मल वाले में, ठीक है। पहले सांस लिए, फिर सांस को छोड़ें, उसके बाद हम लोग जो है वो पॉज करते हैं। लेकिन यही अगर अब नॉर्मल होने लगेगा ब्रीदिंग, तो इसमें क्या होगा, पहले इनहेल करेंगे और उसके बाद ही पॉज कर लेंगे, बीच में ही पॉज करना पड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड अब नॉर्मल ब्रीदिंग, कि भैया इनहेल करने के बाद ही हमने क्या कर लिया, पॉज कर लिया, उसके बाद एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सांस जोर जोर से आने लगेगा, ठीक है। वहाँ से सवाल आता है, दिमाग में रखना। उसके बाद वोकल कॉर्ड प्रेजेंट टू प्रोड्यूस साउंड, जो वोकल कॉर्ड होता है वो किस लिए होता है, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। बर्ड जो साउंड प्रोड्यूस करता है किसकी वजह से करता है, साइनस की वजह से। और ह्यूमन किस वजह से करता है भैया, वोकल कॉर्ड की वजह से। आगे चलते हैं, प्रोसेस पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होगा, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। तो इससे सवाल पूछा जाता है, दिमाग में रखना। अक्सर टाइम नाइट्रोजन से पूछ दिया जाता है कि नाइट्रोजन जब सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी जाता है, तो सर कितना परसेंट एक्सहेल होता है, यानी कि छोड़ते हैं कितना परसेंट है। तो जितना परसेंट लेते हैं 78% लेते हैं, 78% निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, O2 21% लेते हैं और निकालते कितना है, मात्र 17%, ठीक है। 3% कंज्यूम हो गया कहानी। और CO2 0.03% लेते हैं और 4% एक्सहेल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ सवाल आता है, ध्यान रखना, गैसियस एक्सचेंज, उसके बाद बाई एल्वियोली, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस O2 और CO2। हेमोग्लोबिन के साथ अगर O2 मिला तो ये अनस्टेबल होता है और ये 100% ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और CO2 के, ठीक है, हेमोग्लोबिन अगर CO2 के साथ मिला तो वो 10% ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर पाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में O2 ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ब्लड, ठीक है। अब ब्लड के थ्रू देखो कहानी क्या है, अब ब्लड के थ्रू जो है O2 ट्रांसफ़र हो रहा है। तो पहले कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र होकर किसी न किसी ऑर्गन में जाएगा। अब जब ऑर्गन में जाएगा तो फिर उसके बाद किसी न किसी टिश्यू में जाएगा, उसके बाद टिश्यू में जाने के बाद सेल में जाएगा। अब यही तो कहानी है, इसी को तो कहते हैं, यहीं पे होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगा, सेल में होगा। शुरुआत कहाँ से हुआ था, ब्लड इसको कैरी करके कहाँ लेकर गया, ऑर्गन में, ऑर्गन से टिश्यू में पहुँचा और टिश्यू से सेल में पहुँचा और सेल में क्या हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। आगे पढ़ते हैं। अब जब सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ तो दो कहानी, एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एन लग गया, मतलब कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो रहा है, बट बिना ऑक्सीजन के। एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो सारा होता है उसमें किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। मिल्क से कर्ड बन जाना, वाइन बनाना, ब्रेड बनाना, ये सब में क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब एक तो ये कहानी हुआ, अगर लेस रिक्वायरमेंट हुआ तो, ठीक है, लेस मतलब ऑक्सीजन अगर रिक्वायर है तो कहानी क्या है, C6H12O2, थोड़ा जूम कर लेते हैं, C6H12O2, ठीक है, और 2H3CHOHCOOH, यानी कि H को बीच में रखना है, CHO इधर हो गया, COOH इधर हो गया और CH3 इधर कहानी। इसको कहते हैं पायरुविक एसिड। ध्यान से समझना, इसको क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड। फार्मूला आ जाएगा तो ध्यान रखना है, CH3CHOHCOOH, यानी कि CH3CHO हो गया, ठीक है, उसके बाद HCOOH और 4 ATP की एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। अब ये फार्मूला किसका है, पायरुविक एसिड का।
अगर ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट नहीं होता है एटीपी में, इफ नॉट कन्वर्टेड इनटू एटीपी, अगर पायरुविक एसिड, आराम से समझते चले जाओ, लगातार पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेट करना पड़ेगा थोड़ा। पायरुविक एसिड जो है वो अगर कन्वर्ट नहीं होता है एटीपी में तो वो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। यही लैक्टिक एसिड की वजह से थकावट महसूस होने लगता है हम लोगों को, मसल्स फैटिक, पीएच लो होने लगता है, ठीक है। तो ये था पूरा हायरार्की की कहानी, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पायरुविक एसिड का फार्मूला, ठीक है। लैक्टिक एसिड में कब कन्वर्ट होगा, जब ये पायरुविक एसिड जो है वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और यही लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स फैटिक होने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस साइकिल, अब आगे कैसे कंप्लीट होगा ये साइकिल कंप्लीट होगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल से, जिसको ईएमपी साइकिल कहता है। ईएमपी साइंटिस्ट का नाम है जो इसको खोज किया था, ठीक है। अब ये ग्लूकोज, आपका क्या कहानी है, 4 एटीपी और 2 पायरुविक एसिड, ठीक है। तो 2 पायरुविक एसिड बना, यहाँ आप देखो 2 बना पायरुविक एसिड और 4 एटीपी। अब कहानी यहीं से चलेगा आगे। तो 2 बन गया भैया पायरुविक एसिड का कहानी और 4 बन गया एटीपी। अब 2 एटीपी यूज्ड हो जाएगा साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर से 4 एटीपी में से 2 एटीपी को घटा देंगे तो मात्र 2 एटीपी बचेगा, ठीक है। तो 2 एटीपी यहाँ से बच गया और 2 पायरुविक एसिड बच गया। तो फाइनली क्या हो गया भैया, 2 एटीपी बच गया, एटीपी बच गया और 2 पायरुविक एसिड बच गया। यहाँ पे पी कर लेना, ठीक है। कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म, तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन की क्या कहानी है, ये पूरा कहानी बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं, C6H12O6 + O2, ठीक है। ये सारा कहानी है, एटीपी का एनर्जी यहाँ से निकलेगा। अब देखो क्या होगा कहानी, कंप्लीट इन 2 साइकिल, 2 साइकिल में ये कहानी कंप्लीट होगा एरोबिक रेस्पायरेशन में, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। एक होता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ठीक है, और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल हम लोग देख चुके हैं, 2 एटीपी + 2 पायरुविक एसिड, ये था। उसके बाद है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब देखो क्या होता है क्रेब्स साइकिल, क्या होगा, एक तो पहली बात तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि भैया 2 एटीपी और 2 पीए तो हो गया, ठीक है। 1 मोल ऑफ पीए में कितना हो, 18 एटीपी होता है एनर्जी। अब जब 1 ठीक है 1 पायरुविक एसिड में कितना हो गया, 18 एटीपी का एनर्जी होता है। तो यहाँ पे पुट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, 2 एटीपी + 2 पीए यानी कि पायरुविक एसिड। तो 2 एटीपी तो वैसा ही रहेगा, 2 ये भी रहेगा। अब पायरुविक एसिड कितना एनर्जी दे रहा है, 18 एटीपी दे रहा है, तो 18 एटीपी हम लोगों ने पुट कर दिया। तो 2 एटीपी यहाँ हो गया और 36 एटीपी ये हो गया, टोटल मिलके हो गया 38 एटीपी का एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी एरोबिक रेस्पायरेशन में निकल कितना रहा भैया, तो 38 एटीपी। ये था कहानी। उसके बाद ये छोटा सा एक स्टोरी है, ये देख लो। एनिमल है इधर, रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, फ्रॉग, लीच और अर्थवॉर्म। किससे जो है वो रेस्पायरेशन करता है, तो स्किन से करता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। फ्रॉग किससे करता है, स्किन से, लीच स्किन से, अर्थवॉर्म स्किन से, इंसेक्ट और रेप्टाइल किससे, और ट्रैकिया से, और पता है ह्यूमन और ये सब लंग्स से करते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट और रेप्टाइल याद रखना, ट्रैकिया ये भी याद होगा आपको। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ये तीनों इसलिए एक जगह लिख दिए ताकि आपको बार बार रिवीजन करोगे याद रहेगा। फ्रॉग, लीच और अर्थवॉर्म स्किन से रेस्पायरेटरी करता है, ठीक है। ये था लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 6, ठीक है। इसका और भी कुछ बचा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। देख रहे हो भैया, वीडियो कहीं ज़्यादा ना हो जाए और सब्सक्राइबर कम ना रह जाए, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ाई करो, ठीक है। टाइम है तो वीडियो को शेयर करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो
और इस सब का PDF आपको मिल जाएगा। देखो आराम से पढ़ाएं, कहीं पे कोई टाइम वेस्ट वाला यहाँ पे कहानी नहीं है। आप पहले से सब कुछ पढ़े हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फिर भी इस तरीके से चीज़ों को फॉर्मुलेट कर रहे हैं ताकि आपको आसान भाषा में जो समझ में आए, आसानी से समझ में आए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सारा PDF पड़ा हुआ है, अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ है, ठीक है। वो सारा PDF आप डाउनलोड करके मोबाइल में आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।